जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल लक्ष्य द गोल पर आपका स्वागत है। आज हम भूगोल की बात करेंगे। क्या कभी आपने रात्रि के समय में आकाश को देखा है? जब आप आकाश को देखते हैं रात्रि के समय तो कितना सुंदर दिखाई देता है। बहुत सारे तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। कुछ बहुत दूर होते हैं तो कुछ लगता है कि बहुत पास में तारे टिमटिमा रहे हैं। कुछ बहुत ही जिनका चमक बहुत तेज होता है तो कोई धुंधले से दिखाई देते हैं। तो क्या आपने सोचा है कभी कि जो तारे टिमटिमा रहे हैं वो कब से टिमटिमाना शुरू किए होंगे, अर्थात कब वो उत्पन्न हुए होंगे, अर्थात कब उनका जन्म हुआ होगा? यदि उनका जन्म हुआ है तो क्या उनकी मृत्यु भी होती होगी? जैसे आप देखते हैं कि मानव शरीर जब किसी इंसान का जन्म होता है तो कुछ टाइम बाद, कुछ वर्षों बाद उसकी डेथ भी होती है। तो क्या ऐसे किसी तारे की भी जन्म होती है तो क्या उसकी भी मृत्यु होती है? अब मृत्यु होती तो क्या हमारा जो सूर्य है, क्या इसकी भी कभी मृत्यु होगी? और यदि उसकी मृत्यु होगी तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सब चीजें हम देखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुपरनोवा के समय में किसी तारे का कलर क्या होता है। यानी यहां से ये बात आती है कि तारे का कलर पूछ रहा है, यानी कि तारों के कलर भी होते हैं। तो तारों के कलर कैसे होते हैं? क्या जीवन पर्यंत अर्थात एक समय जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही कलर का होता है कि तारों के कलर में अलग अलग चेंजेस होते हैं? तो हम इन सब के बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तारे जहां पे रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो जहां पे तारे रहते हैं उसे हम गैलेक्सी कहते हैं, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि तारों के समूह को ही क्या कहा जाता है, गैलेक्सी कहा जाता है, क्योंकि तारे एक समूह बना के रहते हैं जो गैलेक्सी होता है। तो हम पहले एक फिगर बनाते हैं कि हमारी गैलेक्सी है कैसी। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में जो हमारी गैलेक्सी है वो कैसी है, वो सर्पिलाकार है जिसमें 3 भुजाएं हैं। तो अब बात आती है कि जो 3 भुजाएं हैं तो इसमें 3 भुजाएं क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 3 भुजाएं है, उसका भी एक कारण है। तो जो गैलेक्सी का केंद्र है यहाँ पे ब्लैक होल होता है। मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, आप जाकर के देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उसका। फिर जो सबसे बाहरी भुजा होता है, यहाँ पे होता है किसी तारे का जन्म, अर्थात इसीलिए कहा जाता है जो बाहरी भुजा होता है वहां पे कौन से तारे होते हैं, वहां पे भ्रूण तारे होते हैं, अर्थात जब जन्म होता है तो। फिर इसके जो दूसरी भुजा होती है उस पे कौन से तारे होंगे? भ्रूण बनने के बाद क्या होता है, किसी मानव का जब जन्म होता है, बच्चा होता है, फिर क्या होता है, युवा होता है। तो वैसे ही क्या होते हैं, ये होते हैं युवा तारे। और फिर उसके बाद क्या होता है, जो सबसे अंदर वाली भुजा है तो उसमें क्या होगा, जैसे किसी इंसान का जन्म होता है तो पहले बच्चा होता है, फिर युवा होता है, फिर बुढ़ा होता है। तो ऐसे ही क्या होता है, जो सबसे अंदर वाला तारा है वहां पे कौन रहते हैं, वहां पे वृद्ध तारे होते हैं। तो इस तरह से हमारे 3 भुजाएं हैं। तो देखेंगे क्यों यहाँ पे भ्रूण तारे होते हैं। तो अब देखते हैं कि इसकी जन्म की स्थिति क्या है। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो एक गैलेक्सी है ये एंटी क्लॉकवाइज अपने अक्ष पे क्या कर रही है, घूम रही है। अर्थात जो हमारी गैलेक्सी है वो क्या कर रही है, वो घूम रही है। अब मानते कि हमारी गैलेक्सी घूम रही है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन के बादल है तथा अन्य कई सारे गैसें हैं यहाँ पे। तो होता क्या है, जब यहां से ये भुजा निकलेगी, यहां से भुजा हमेशा रोटेट करेगी, जब यहां से निकलेगी इस जगह से तो यहाँ पे जो गैसें सारी पाई जा रही है वहां पे क्या होगा, एक भंवर बन जाएगा। और जो भंवर बनेगा क्या होगा, धीरे धीरे यही भंवर क्या करेगा, गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से क्या होगा, एक पिंड के रूप में परिवर्तित होगा। और जब पिंड के रूप में परिवर्तित होता है तो यहीं से होता है एक तारे का जन्म। तो तारे का जन्म कैसे होता है आपने समझ लिया। और जब किसी तारे का जन्म होता है तो उसकी जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसे हम कहते हैं प्रोटो स्टार। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि किसी तारे की प्रारंभिक अवस्था को क्या कहते हैं, तो वो होता है आपका प्रोटो स्टार कहते हैं उसे। और इसी को क्या कहते हैं, ध्रुव तारा भी कहते हैं, क्योंकि बहुत छोटा है ये। फिर क्या होता है, ये तारा तो अपनी जगह पे स्थित रहता है, लेकिन चूंकि गैलेक्सी जो है ये घूम रही है। जब गैलेक्सी घूमेगी तो धीरे धीरे जो तारा हो गया तो नीचे बढ़ता जाएगा ना। जैसा मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई तारा है जो स्थिर है, अब यहाँ से गैलेक्सी चल रही है, तो जब गैलेक्सी आगे बढ़ेगी तो धीरे धीरे क्या होगा, ये बीच अंदर आता जाएगा ना। और जब ये अंदर आता जाता है तो ऐसे ही क्या होता है, धीरे धीरे युवा होता जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ और होता है। यहाँ पे रहता क्या है, जब तारा बनता है तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होते हैं वो हीलियम में परिवर्तित होने शुरू हो जाते हैं। और जब हाइड्रोजन का हीलियम परिवर्तन होता है तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है नाभिकीय संलयन। तो आपने पढ़ा होगा कि सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। तो नाभिकीय संलयन क्या होगा, हम इसके बारे में देखेंगे अभी। तो नाभिकीय संलयन की जब क्रिया शुरू होती है तो क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता जाता है, जिससे कि
धीरे धीरे इसका जो कोर होता है वो शक्तिशाली होता जाता है, जिससे कि इस तारे में दो शक्ति कार्य करने लगती है। तो दो शक्ति कौन सी? एक होती है बाह्य शक्ति कार्य करती है, अर्थात जो एनर्जी बाहर निकलती है, एक शक्ति वो कार्य कर रही है। फिर जो कोर जो शक्तिशाली हो रहा है उसमें क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति होता है। और गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या करता है? किसी भी चीज को अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है। तो ये बढ़ता रहता है। फिर क्या होता है कि हाइड्रोजन से हीलियम परिवर्तन होता रहता है और धीरे धीरे क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बन जाता है। होता क्या है, जब तारे में दोनों बल कार्य करते हैं, एक बाहर जाने का और एक आकर्षित करने का, तो यहाँ पे दो बल होते हैं, कौन से? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। जब दोनों बल कार्य करते हैं और जब दोनों के बीच में एक बैलेंस स्थापित हो जाता है, तो इस तारे को कहा जाता है स्टेबल स्टार। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेबल स्टार कब बनता है? तो कब होता है? जब दोनों शक्तियों के बीच में एक बैलेंस स्थापित हो जाते हैं, तो तारे का जो निर्माण है तो उसको हम स्टेबल स्टार कहते हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे तारा आगे बढ़ता जाता है, तारा युवा होता रहता है, और क्या होता है, जो नाभिक होता है वो शक्तिशाली होने लगता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से हीलियम में लगातार परिवर्तन से क्या होता है, जो इसका नाभिक जो कोर वाला हिस्सा होता है ये बड़ा होता जाता है, जिससे कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होने लगता है। और एक समय आता है ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है, तो क्या करता है, इसमें एक महाब्लास्ट होता है, बहुत ज्यादा ब्लास्ट होता है। और इस ब्लास्ट को क्या कहते हैं? इस ब्लास्ट को कहते हैं सुपरनोवा ब्लास्ट, जिसको सुपरनोवा विस्फोट भी कह सकते हैं। अब बात आती है कि विस्फोट होता क्यों है। विस्फोट होने का रीजन जो है इसमें ये रहता है कि कोर बहुत भारी हो जाता है, तो कोर के ऊपर जो हाइड्रोजन की जो परत है वो इसके साथ बैलेंस स्थापित नहीं कर पाते और क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा हो जाता है, तो ये कहता है कि अब हम जब अकेले इतने बड़े हैं तो हम क्यों किसी को अपने साथ लेकर घूमें, और अपने साथ लेकर के नहीं घूमना चाहता तो क्या होता है, इसको बहुत ज्यादा अहंकार आता है, और अहंकार आता है तो होता क्या है, ये ब्लास्ट करता है, जिससे कि ऊपर की जो हाइड्रोजन की जो परत है, कंबल रूपी परत है, वो क्या हो जाता है, वो वहां से उड़ जाता है। जब वहां से उड़ जाता है तब क्या होता है, ये केवल नाभिक जो हिस्सा जो कोर है केवल वो बचता है। जब कोर बचता है तब वो तरीके से क्या हो गया, नंगा हो गया। अब समझ लीजिए कि ठंडी के दिनों में किसी के ऊपर से उसके कपड़े भी खींच लिए जाए तो क्या हो जाएगा, वो पागल हो जाएगा। और जब पागल होगा तो क्या करेगा, नाचना शुरू करेगा। वही कार्यक्रम इसके साथ होता है, और ये क्या लगता है, बहुत तेज नाचना शुरू कर देता है, बहुत तेज अपने ही स्थान में बहुत तेज क्या करता है, घूर्णन इसकी गति बहुत तेज हो जाती है। अतः घूर्णन इसकी बहुत तेज हो जाती है, तो इसको कहा जाता है न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, तो समझ में आया कि न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। देखा था आपने कि रावण को बहुत ज्यादा घमंड हुआ तो राम आए, रावण समाप्त हो गए, है ना। इसलिए इनको भी बहुत ज्यादा घमंड हुआ कि अब हम जब सबसे विशाल है तो हम क्यों किसी को साथ में लेकर चले। और ब्लास्ट की जब ऊपर से हाइड्रोजन के परत हट गए तो क्या हुआ, इनको लगी ठंडी और लगे घूमने, और क्या हुआ, जब बहुत तेज इनकी स्पीड हो गई चक्कर की, तो इसे बोला गया न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, बहुत तेज घूमते घूमते जाता है और एक बार ब्लैक होल में जाके परिवर्तित हो जाता है, या फिर ब्लैक होल में जाके सम्मिलित हो जाता है। तो यहां से तो ये समाप्त हो जाता है, लेकिन एक चीज और आगे बचती है, तो वो क्या है, तो उसके बारे में देखते हैं। जब ये चला गया न्यूट्रॉन तारा, तो यहाँ पे कुछ तो छोड़ गया। तो क्या छोड़ के गया, जो हाइड्रोजन का ऊपर का परत था वो क्या हो गया, छूट गया, प्लस अन्य जो ऊपर के पदार्थ थे वो बचे रह गए। धीरे धीरे क्या होता है, हाइड्रोजन जो गैस रहता है धीरे धीरे फिर गुरुत्वाकर्षण की वजह से एक पास क्या होते आते हैं, और धीरे धीरे एक पिंड का निर्माण होता है। तो जो हाइड्रोजन जो गैस रहता है वो क्या करता है, एक फिर से पुनः क्या करता है, एक तारे का निर्माण करता है, और जिस तारे का निर्माण करता है वही है कौन, हमारा सन। अर्थात जो हमारा सूरज है, जिस हम सूर्य को क्या देखते हैं, वो क्या है, वो दूसरे जन्म का तारा है। अर्थात इनके जो पिताजी थे वो जब दग गए तब इनकी उत्पत्ति हुई, है ना। लेकिन अब सन इस बार अकेले नहीं आए, इस बार समझ लिया था कि अकेले रहेंगे तो पिताजी वाला हाल होगा, हम भी तक जाएंगे, गड़बड़ा जाएगा मामला। तो इस बार क्या किया, ये बोला कि जो अन्य पदार्थ है धीरे धीरे वो भी क्या किए, एक जगह इकट्ठा होते गए ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और उसके बाद क्या, वो भी एक एक करके पिंड बनाना शुरू किए। और जो पिंड बनाए वही तो क्या है, हमारे प्लेनेट है आज के। तो कितने पिंड बनाए टोटल 8 प्लेनेट बने। पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन जो सबसे छोटा प्लूटो महाराज थे वो कुछ ज्यादा बचकानी हरकतें करने शुरू किए गए, तो उनको ग्रह की श्रेणी से बाहर फेंक दिया गया, है ना। और जब ग्रह की श्रेणी से बाहर फेंक दिया गया तो केवल 8 बचे। अब केवल 8 ग्रह हैं, तो 8 ग्रह बने और एक बना हमारा सूर्य। जब पृथ्वी के बारे में हम और पढ़ेंगे तब इसको एक्सप्लेन ज्यादा करेंगे अच्छे से। तब यहां से क्या, एक सूर्य का जन्म होता है और 8 हमारे प्लेनेट का जन्म होता है।
धीरे धीरे क्या होगा, सूर्य जो इस समय है हमारा आगे बढ़ता जा रहा है। फिर अब सूर्य में भी जब इनके पिताजी विस्फोट के तो विस्फोट तो भी करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तन तो इसमें भी हो रहा है, जहां से हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। तो आगे बढ़ता जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि इसका भी जो कोर होगा वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, और जब वो ज्यादा शक्तिशाली होगा तो इसमें भी एक विस्फोट होगा। और जब इसमें विस्फोट होगा तो इसमें क्या घटनाएं घटित होगी, चलिए देखते हैं। होगा क्या, हमने देखा कि जब यहाँ पे सुपरनोवा विस्फोट होता है तो न्यूट्रॉन तारे का जन्म होता है। लेकिन बात आती है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब सूर्य में विस्फोट होगा तो सूर्य में किस तारे का जन्म होगा। जब सूर्य में महाविस्फोट होगा तो कौन सा बनेगा, वो बनेगा आपका व्हाइट ड्वार्फ। तो एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि सर एक बात बताइए कि अभी कुछ समय पहले आपने बताया कि एक तारे का विस्फोट हुआ तो न्यूट्रॉन स्टार बना वो, जब इसमें व्हाइट ड्वार्फ हुआ तो सन के बाद व्हाइट ड्वार्फ क्यों बना। व्हाइट ड्वार्फ होता है आपका श्वेत वामन। श्वेत वामन, वामन में क्या होता है, बौना, ठीक है। तो ये आपको बौना रह जाएंगे। श्वेत वामन क्या होगा, धीरे धीरे कुछ समय बाद चेंज हो जाएगा आपका ब्लैक ड्वार्फ में, और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो यहां से कई क्वेश्चंस बनते हैं। पहला तो क्वेश्चन बनता है इसका जो कॉन्सेप्ट है उस पर, कि एक तारे से न्यूट्रॉन स्टार बना और दूसरे से श्वेत वामन बना, क्यों ऐसा हुआ। तो इसके बारे में अभी हम जब देखेंगे थोड़ी देर बाद, जब हम बात करेंगे तारा जब यहां से चला यहां तक तो कुल कितने चरण से इसको गुजरना पड़ा, तब हम इसके बारे में देखेंगे कि कौन सा तारा न्यूट्रॉन तारा बनेगा और कौन सा तारा आपका व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा भी बता दे रहा हूं, ये जो निर्भर करता है एक सीमा है जिसको चंद्रशेखर सीमा कहते हैं 1.44, ये इस पे निर्भर करता है, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत इसमें समझ में आया कि यहां से क्या होता है आपका धीरे धीरे जो भौर बनता है, वही भौर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक तारे का जन्म होता है। तारे की प्रारंभिक अवस्था को क्या कहते हैं, प्रोटोस्टार कहते हैं। उसके बाद तारा क्या होता है, अपने विकास की मुख्य अवस्था में आता है, जिसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, एक इसमें सुपरनोवा विस्फोट होता है। सुपरनोवा विस्फोट होता है तो न्यूट्रॉन तारे का जन्म होता है। यही न्यूट्रॉन तारा बाद में जाकर ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा, अभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। फिर क्या होता है, इसमें से जो अन्य गैसें बने थे वो गैसें क्या कि पुनः एक पिंड का निर्माण किए, एक तारे का निर्माण किए, जो कि हमारा सूर्य है। तो क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि सूर्य हमारा किस जन्म का तारा है, तो वो दूसरा जन्म का तारा है, क्योंकि इसके जब फादर दगे तब जाकर के ये जन्म हुआ। फिर ये भी दगेंगे आगे जाकर, क्यों दगेंगे, क्यों तो कहते हैं जैसा बाप होता है वैसा बेटा होता है। जब बाप दगे थे तो बेटे भी दगेंगे, अर्थात समझ लिए एक टकले का बेटा तो टकला ही होगा, मैक्सिमम चांसेस यही रहता है। वहीं यह भी क्या है, ये भी जब दगेंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे। लेकिन इनके साथ एक और थोड़ा सा अंतर रहेगा, क्या, जब ये दगेंगे तो अपने अकेले नहीं जाएंगे, ये कहेंगे क्या कि हम सबको साथ में लेकर जाएंगे। अर्थात नहीं कहते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, वही कंडीशन इनके साथ होगा। जब सूर्य महाराज डूबेंगे तो इनके साथ 4 प्लेनेट जाएंगे। वो कौन है, जो हमारे आंतरिक ग्रह हैं, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये 4 ग्रह क्या होंगे, टूट जाएंगे इसके साथ। तो आप सोच रहे होंगे सर अभी तो हम 2 दिन पहले वैलेंटाइन डे मनाए, आप कह रहे हैं कि हमारी पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, यानी हम लोग भी समाप्त हो जाएंगे। ये बात सही है, लेकिन अब घबराइए मत, आपके वैलेंटाइन डे के कई अरब वर्षों बाद लगभग अभी इसका समय कितना बचा हुआ है, अभी समय है इसमें 4.5 बिलियन ईयर्स। तब तक आपके वैलेंटाइन आप जो मनाएंगे आपके कई पुष्प भी मना चुका होगा, तभी घबराने की बात नहीं है। तो फिर बात आती है कि सर ये 4 प्लेनेट तो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन जो बाहर के 4 प्लेनेट बचेंगे वो उसका क्या होगा। तो एक बात बताइए कि कोई बहुत बड़ा नेता हो, अब नेता है तो उसके बहुत सारे चमचे भी रहते हैं, नेताजी जब निकल लेंगे तो चमचों का क्या होगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। बस यही काम इसके साथ भी होगा, जब ये सूर्य महाराज दग जाएंगे तो जो बाकी के बाहर जो बाहरी प्लेनेट बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अस्त व्यस्त हो जाएंगे। अब देखते हैं कि तारों में कलर की क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में समझते हैं। हमने अभी तक देखा कि तारे जो होते हैं कैसे उनका जन्म होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की हमने पूरी कहानी देखी, लेकिन हमने अभी तक नहीं देखा ये कि तारे के जन्म से लेकर मृत्यु तक में उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो अब हम उसके बारे में देखते हैं। लेकिन जब किसी तारे का जन्म होता है तो जन्म कब होता है, जब हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तन शुरू हो जाता है, अर्थात नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू होती है तो जो तारा जो प्रारंभिक अवस्था में होता है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हाइड्रोजन जो होता है वो ज्यादा होता है। हाइड्रोजन ज्यादा होगा तो तापमान भी ज्यादा होगा, ऊष्मा इसमें ज्यादा होगी। तो जो इसका कलर रहता है वो कलर कैसा रहता है, वो रहता है नीले कलर का होता है। और जब तारे की प्रारंभिक अवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटो स्टार कहते हैं, हमने पहले ही अभी देखा था। फिर क्या होता है, जब तारा धीरे धीरे इसमें क्या होता है, नाभिकीय संलयन की क्रिया चालू रहती है तो इससे हाइड्रोजन क्या होता है, कम होता जाता है।
जब हाइड्रोजन कम होता जाएगा तो इसमें ऊष्मा और ताप भी कम होगा। जब ऊष्मा और ताप कम होगा तो इसमें क्या पड़ेगा, इसका तापमान कम होगा तो इसके कलर में परिवर्तन आ जाएगा। और फिर जब कलर होता है वो कैसा होता है, वो होता है नीले के बाद कलर सफेद। क्यों? क्योंकि तापमान इसमें क्या हो जाएगा, पहले से कम रहेगा, राइट। फिर क्या होगा, धीरे धीरे हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तन होता रहेगा, हाइड्रोजन कम होता जाएगा, जिससे कि इसका तापमान और कम होगा और तब इसका कलर हो जाएगा कैसा, पीले कलर का हो जाएगा ये, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, लास्ट में हाइड्रोजन पूरी तरह से हाइड्रोजन हीलियम परिवर्तित हो जाएगा और नाभिक जो होगा, कोर जो होता है काफी शक्तिशाली हो जाता है। तो जो तारे का कलर हो जाता है वो हो जाता है आपके लाल कलर का। और जब तारा लाल कलर का होता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं रेड जायंट। आज जो रेड जायंट होता है इसमें क्या होता है, इसकी एक विशेषता होती है जिससे जब तापमान जब कम होगा तो धीरे ठंडा होता जाएगा। जब ठंडा होगा तो क्या होगा, ये इसमें प्रसार होता जाएगा, फैलाव होता जाएगा। अब फैलाव होगा कैसे, जैसे आप देखते हैं कि किसी गड्ढे में क्या है, पानी जब सूख जाता है तो एक पपड़ी निकल जाती है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी होता है। धीरे प्रसार होता जाता है और प्रसार होने की एक क्षमता होती है, उस सीमा के बाद प्रसार नहीं होता, फिर उसमें महाविस्फोट हो जाता है। जैसे आप किसी गुब्बारे को लगातार उसमें हवा भरते जाइए, फिर क्या होगा, एक समय सीमा के बाद गुब्बारा फट जाता है। बिल्कुल वही चीज इसके साथ भी होगा और इसमें प्रसार होता जाएगा और उसके बाद एक क्या होगा, एक विस्फोट होगा। और जो विस्फोट होगा उस विस्फोट को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे सुपरनोवा विस्फोट। तो पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुपरनोवा विस्फोट किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तारों के विस्फोट को ही क्या कहते हैं, सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। जब सुपरनोवा विस्फोट होता है तो ऐसे तारे की 3 स्थितियां होती हैं। तो 3 स्थितियां किसमें होती है वो देखते हैं। या तो विस्फोट होने के बाद जो तारा बनेगा वो बनेगा हमारा क्या, व्हाइट ड्वार्फ में चेंज होगा, ठीक है, पहला कंडीशन ये होता है। दूसरा क्या बनेगा, यदि व्हाइट ड्वार्फ नहीं बनेगा वो तो बनेगा वो हमारा न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा बनेगा। या फिर तीसरा क्या बन सकता है, वो बन सकता है फ्रोजन स्टार। अब ये कब व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, कब न्यूट्रॉन तारा बनेगा, कब फ्रोजन स्टार बनेगा। तो इसके लिए है कि यदि जो तारे का विस्फोट हो रहा है उस तारे का द्रव्यमान यदि सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने से कम है तो तारा विस्फोट होने के बाद किसमें परिवर्तित होता है, व्हाइट ड्वार्फ में परिवर्तित होता है। इसको हम कहते हैं श्वेत वामन। श्वेत वामन यानी बौना, छोटा है तो बौना ही तो कहेंगे इसको। अब श्वेत वामन क्या होगा, कुछ समय बाद धीरे धीरे ब्लैक ड्वार्फ में चेंज हो जाएगा। अब ब्लैक ड्वार्फ में जब चेंज हो जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति क्या होती है, यदि किसी तारे का द्रव्यमान जो है, जो जिस तारे में महाविस्फोट हुआ है, सुपरनोवा विस्फोट हुआ है, यदि उस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 से 3 गुने तक है तो तारा किसमें परिवर्तित होता है, न्यूट्रॉन तारा में। जैसे कि मैंने ऊपर बताया, जो सूर्य के पिताजी जब दगे थे अर्थात जब उसमें विस्फोट हुआ था तो क्या बने थे, न्यूट्रॉन तारा बने थे। और न्यूट्रॉन तारे की विशेषता क्या होती है, इसका द्रव्यमान और घनत्व एक बिंदु पे केंद्रित होता जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि द्रव्यमान और घनत्व तो क्या होता है, एक बिंदु पर केंद्रित होता जाता है। जब एक बिंदु पे केंद्रित होता जाता है तो इससे क्या होता है, इससे जो ग्रेविटेशन होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अर्थात ये असीमित हो जाता है। ये क्या होता है, ये असीमित हो जाता है, जिससे कि प्रकाश का भी पलायन नहीं हो पाता है। प्रकाश का पलायन नहीं पड़ा, जब प्रकाश का पलायन नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमेशा अंधेरा छाया रहेगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल, जिसको हम कुछ और नाम से जानते हैं, कृष्ण विवर या फिर कृष्ण छिद्र, ठीक है। इससे हम कभी देख नहीं सकते। अब तीसरा कंडीशन क्या होता है, यदि दिए हुए तारे का द्रव्यमान था, विस्फोट हुए तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुने से ज्यादा है तो वो तारा बनता है फ्रोजन स्टार। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब होता क्या है, यहां से ये हमें 3 चीज देखी। अब होता है कि यानी कि जो तारे का आकार जितना बड़ा होगा उसका द्रव्यमान भी क्या वैसे ही बड़ा होगा, या फिर क्या उसकी जीवन की अवधि भी वैसे ही रहेगी, तो नहीं, ऐसा नहीं रहता है। किसी तारे का आकार जितना ज्यादा होगा उसकी जीवन अवधि उतनी ही कम होती है, अर्थात आकार जितना बड़ा उसकी जीवन अवधि उतनी ही कम। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि किसी तारे का आकार बहुत बड़ा है तो उसकी जीवन अवधि पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर ऐसे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि तारे का रंग किसका सूचक है। तो हमने क्या देखा कि तारा जितना ज्यादा तापमान ज्यादा था
तो कलर नीला था, तापमान थोड़ा सा कम हुआ अर्थात हाइड्रोजन कम हुआ, उसकी ईंधन कम हुआ तो सफेद कलर का, ईंधन और कम पीले और ईंधन सबसे कम लाल। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि तारे का ईंधन क्या होता है, तो तारे का ईंधन क्या होगा, तारे का ईंधन होता है हाइड्रोजन। क्लियर। और तारे का रंग किसका सूचक है, तो उसके तापमान का सूचक है। आप एक चीज ध्यान दीजिए कि कैसे तापमान इसके रंग का सूचक है। तो इसके लिए आप समझ सकते हैं, क्या कभी आपने किसी गैस सिलेंडर को जलते हुए देखा है? जब गैस सिलेंडर भरवा करके लाते हैं बिल्कुल नया, तो देखते हैं कि जब जलाते हैं उसके चूल्हे को, तो उसमें से जो फ्लेम निकलता है कैसा निकलता है, नीले कलर का दिखता है। क्यों? क्योंकि ईंधन ज्यादा है तो तापमान ज्यादा है तो कलर क्या होगा, नीला होगा। धीरे धीरे कम होता जाता है, सफेद होता है, पीला होता है, फिर सबसे लास्ट में जब गैस सिलेंडर जो होता है समाप्त हो जाता है, सिलेंडर में गैस नहीं रहता है, जब आप उसको उलटना पुलटना शुरू कर देते हैं तो जो फ्लेम निकलता है वो कैसा निकलता है, रेड कलर का निकलता है। क्यों? क्योंकि ताप कम है, ईंधन कम है। या फिर दूसरा तरीका ऐसे समझ सकते हैं कि यदि कोई कैंडल है तो जब कैंडल को जलाते हैं तो कैंडल का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है उसको देखिए, उसका जो फ्लेम होगा थोड़ी सी ब्लूइश दिखेगी नीले कलर की, फिर थोड़ी सी व्हाइटिश आएगी, फिर जो सब उसके नीचे हिस्सा होगा थोड़े से पीले कलर का दिखेगा, और सबसे नीचे का हिस्सा देखेंगे जहाँ पे सबसे तापमान कम होता है वहां पे रेड दिखता है। क्यों? क्योंकि वहां पे तापमान सबसे कम है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो हमने क्या क्या देखा है, यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं हम इसके बारे में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि तारे की प्रारंभिक अवस्था को क्या कहते हैं, तो प्रोटोस्टार कहते हैं, जो मैं आपको पहले भी समझाया। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि तारे का रंग किसका सूचक है, तो उसके तापमान का सूचक है। अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है यहाँ पे सुपरनोवा विस्फोट किससे संबंधित है, तो सुपरनोवा विस्फोट किससे संबंधित है आपका, तो वो है आपका तारे से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे एक और पूछा जाता है कि आप कहेंगे सर आपने 1.44 तो बताया, लेकिन इसको किसने दिया था, कब दिया था, इसके बारे में तो आपने बताया ही नहीं। तो 1.44 का जो सीमा रेखा तय किया गया है, एक भारतीय भौतिकविद थे जिनका नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर महोदय थे उन्होंने ही 1.44 का ये सीमा रेखा तय किया था। इसीलिए 1.44 को किस सीमा के नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं चंद्रशेखर सीमा। आज जब इन्होंने खोज किया था तो खोज तो बहुत पहले 1925-30 के आसपास इन्होंने कर दिया था, लेकिन इनका जो सिद्धांत है इसकी बहुत आलोचना की गई। लेकिन वस्तुतः 1983 में 1983 में इनकी सिद्धांत को मान्यता प्राप्त हुई, जिसके बाद इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1.44 सीमा को क्या कहा जाता है, तो चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। तो इसे किसने खोज किया था, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने खोज किया था। जब सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने इसकी खोज किया था तो उनको किस पुरस्कार से नवाजा गया था, तो वो कौन सा पुरस्कार था, नोबेल पुरस्कार। लेकिन क्या इनको नोबेल पुरस्कार अकेले दिया गया था, तो ऐसा नहीं है, इनको नोबेल पुरस्कार अकेले नहीं दिया गया था, बल्कि एक और इनके साथ थे, उनका नाम था ए फाउलर महोदय के साथ इनको क्या था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। और किस विषय में दिया गया था, तो किस में दिया गया था, भौतिकी में दिया गया था। आप इसको पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में, लेकिन इसको याद रखना, क्वेश्चन यदि आता है तो आप भूगोल ना लगा करके भौतिकी लगाएंगे। क्लियर? क्योंकि भूगोल में वैसे मिलता भी नहीं है। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ मैंने आपको जो भी बताया समझ में आया होगा। यदि आप मेंस में क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं तो उसको भी बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाए तो वहां से भी जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मिल जाएंगे। आप यदि प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखते हैं या फिर जब आप जो पेपर सेट आता है उसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद।